चलिए आई इधर आई। सो अभी मैंने आपको स्ट्रेस समझाया। स्ट्रेस इज इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स। जब भी किसी बॉडी में एक्सटर्नल फोर्स लगता है तो बॉडी इसको रेजिस्ट करता है। मैथमेटिकली वही रेजिस्टिंग फोर्स डिवाइड बाई क्रॉस रेजिस्टिंग एरिया, ये मैंने आपको बता दिया। अब इधर आइए, स्ट्रेस को थोड़ा सा क्लासिफाइड करते हैं, ध्यान देना। एक आपके पास होता है ट्रू स्ट्रेस, जिसको हम नहीं पढ़ेंगे, ट्रू और एक्चुअल स्ट्रेस। एक्चुअल स्ट्रेस एग्जाम में लेकिन क्वेश्चन पूछा गया है इसके रिगार्डिंग, छोटा सा क्वेश्चन पूछा है बेसिक। और दूसरा है इंजीनियरिंग स्ट्रेस। पूरे मॉस में हम इसी की बात करेंगे, इंजीनियरिंग स्ट्रेस और कन्वेंशनल स्ट्रेस। कन्वेंशनल इज ऑल्सो कॉल्ड नॉमिनल स्ट्रेस। यही हम पढ़ेंगे मॉस, पूरे मॉस में हम इसी स्ट्रेस के बारे में बात करते हैं मॉस में, ध्यान देना। पहले है क्या समझते हैं, ये चीज़ है क्या, कैसे निकाला जाएगा, ध्यान देना। सपोज ये आपके पास कोई बॉडी, ट्रू स्ट्रेस कैसे निकाला जाता है और इंजीनियरिंग स्ट्रेस कैसे निकाला जाता है, ध्यान देना। जिसका डायमीटर d है, डायमीटर d है तो एरिया हम निकाल सकते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया π/4 इंटू डी स्क्वायर, क्रॉस सेक्शनल एरिया। बिल्कुल बेसिक से चल रहे सारी चीज़ें। लेंथ l है, ये इसका एक्सिस है, लोड एक्सिस पे लगता है। सर टेंसाइल लगाते हो, कंप्रेसिव नहीं लगाते, कंप्रेसिव लगा लो, क्या दिक्कत है। कंप्रेसिव लोड लगा रहे हैं P, लोड कहाँ लग रहा है, एक्सिस पे। एक्सिस से अगर लोड हट जाएगा तो कहानी चेंज हो जाएगी। वो कहानी क्या चेंज होगी धीरे धीरे मैं बताऊंगा, ठीक है जी। बीम में जो लोड लगता है ना वो भी एक्सिस पे लगता है। अगर एक्सिस से दूर अगर लग जाए, इसको कॉल्ड इसेंट्रिक शियर लोडिंग, उससे कहानी चेंज हो जाएगी। ये है इसेंट्रिक नॉर्मल लोडिंग, मतलब ये है नॉर्मल लोडिंग, एक्सियल लोडिंग। अगर एक्सिस से हट जाए तो इसेंट्रिक एक्सियल लोडिंग, उससे भी कहानी चेंज हो जाएगी। क्या कहानी चेंज होगी हम धीरे धीरे बात करेंगे। अभी तो हम स्ट्रेस को अच्छे से समझ रहे हैं। स्ट्रेस वो क्लासिफाई किया एक ट्रू, नाम से लग रहा है यार ट्रू, एक्चुअल, ये है क्या, ध्यान देना। ये जो ट्रू और एक्चुअल है ना, ट्रू स्ट्रेस निकाल रहे हैं, एक्चुअल स्ट्रेस निकाल रहे हैं, ये हम बात करते हैं जब हम प्लास्टिक स्टेट में होते हैं। कहाँ होते हैं, प्लास्टिक स्टेट में। प्लास्टिक स्टेट दैट मीन्स क्या, प्लास्टिक स्टेट में पहुंच गए किसी मटेरियल का मतलब क्या, हाँ ब्रेक डाउन कहाँ, प्लास्टिक स्टेट के बाद अल्टीमेट पॉइंट आता है, फिर ब्रेक डाउन होता है ना। प्लास्टिक स्टेट में पहुंच गए किसी मटेरियल का मतलब, हाँ इलास्टिसिटी से आगे आ गए। तो इलास्टिसिटी में क्या था, इलास्टिक स्टेट में रहते तो, हाँ इलास्टिक स्टेट में अगर किसी मटेरियल के हैं हम, जिस शेप में पहले रहता है, खिंचाव करने के बाद वो फिर से उसी शेप में आ जाता है। इलास्टिक स्टेट में, यस इलास्टिक स्टेट में हम है, दैट मीन्स हम बॉडी को टेम्पररी डिफॉर्म करते हैं। लोड लगाए, वो डिफॉर्म हुआ, लोड को छोड़े तो वापस चला गया। ये आंख से देख नहीं पाओगे यार, स्टील में होता है, तुमको आंख से दिखेगा नहीं कि तुम लोड लगा रहे छोड़ रहे हो, स्टील में वापस आ रहा है। बहुत ही नेग्लिजिबल होता है, आंख थोड़ी दिखता है सब चीज, लेकिन होता है इलास्टिसिटी, ठीक है ना जी। आंख से तुम कभी देख थोड़ी ना पाओगे कि खींच दिया तुमने यूटीएम मशीन से और छोड़ा तो वापस आ रहा धीरे धीरे। ऐसा नहीं होता, ऐसा समझना नहीं, ऐसा होता है, ठीक है। तो प्लास्टिक स्टेट में हो, दैट मीन्स तुम उसको परमानेंट डिफॉर्म कर दिए हो, लोड लगाने से परमानेंट डिफॉर्म हो गया। जो उसका शेप था ओरिजिनली, उसको आपने परमानेंटली क्या कर दिया, चेंज कर दिया। यही ना प्लास्टिक स्टेट। तो ये जो प्लास्टिक स्टेट है दैट मींस क्या, कौन सा डिफॉर्मेशन, परमानेंट डिफॉर्मेशन। और कल की क्लास में जब मैं इंट्रोडक्शन दे रहा था मॉस का, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताया था कि हमारे पास जो लोड लगेगा वो कहां तक लगेगा बॉडी में, इलास्टिक लिमिट तक। इलास्टिक लिमिट के बाद क्या आता है, प्लास्टिक लिमिट आता है। तो हम तो मॉस में यहाँ पर है ही नहीं, प्लास्टिक स्टेट में है क्या, प्लास्टिक रेंज में है क्या, है ही नहीं। तो ये प्लास्टिक स्टेट में कहां पर जरूरत पड़ती है, जब हम मैन्युफैक्चर करते हैं किसी चीज को, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग में यूज होता है। दैट मीन्स हम मैन्युफैक्चरिंग में हम क्या करते हैं, हम प्रॉपर्टीज को चेंज करते हैं। हमको कहीं पर हार्डनेस ज़्यादा चाहिए होता है, कहीं पर हमको डक्टिलिटी ज़्यादा चाहिए होता है ना, कहीं पर हमको रेजिलेंस ज़्यादा चाहिए होता है, कहीं पर टफनेस ज़्यादा चाहिए होता है मटेरियल का। तो ये मैन्युफैक्चरिंग में तो हम यही कन्वर्ट करते हैं, प्रॉपर्टीज को क्या करते हैं, चेंज करते हैं। किसी प्रॉपर्टी को घटाते हैं, किसी प्रॉपर्टी को बढ़ाते हैं। कहीं पर ज़्यादा स्ट्रेंथ की जरूरत है तो उसको ऐसा बनाते हैं ना, स्ट्रेन हार्डनिंग उसमें ज़्यादा करते हैं, वर्क हार्डनिंग, ताकि उसका स्ट्रेंथ बढ़ जाए और उसको हम यूज़ करने उसी मटेरियल का स्ट्रेंथ बढ़ा के, है ना। तो वो सब कब पॉसिबल है, जब बॉडी को हम क्या कर दें, परमानेंट डिफॉर्म कर दें। परमानेंट डिफॉर्म करें, उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर चेंज करें, तब उसकी प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो ये जो ट्रू और एक्चुअल स्ट्रेस है वो हम मॉस में निकालेंगे नहीं, क्योंकि इसमें ये कौन से स्टेट में आता है, प्लास्टिक स्टेट में, जहां पर हमको क्या देखने को मिलता है, परमानेंट डिफॉर्मेशन। एग्जाम में पूछा गया था कि कैसे निकाला जाता है, एग्जाम में पूछ लिया गया है, जहां जहां स्टार मार्क लगाऊंगा वो सब एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। ट्रू स्ट्रेस और एक्चुअल स्ट्रेस कैसे निकाला जाता है, देखिए ध्यान देना।
ट्रू स्ट्रेस, इसको फ्लो स्ट्रेस भी बोलते हैं, फ्लो, क्योंकि ना प्लास्टिक, जब प्लास्टिक रेंज होता है परमानेंट, जहाँ डिफॉर्मेशन होता है वहाँ मटेरियल फ्लो होता है, मटेरियल का स्ट्रक्चर पूरा चेंज आता है, तो मटेरियल को हम फ्लो करा सकते हैं। बहुत सारा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है जिससे मटेरियल फ्लो होता है। अरे वायर बनाना है तुमको, भाई भिलाई स्टील प्लांट में अगर वायर बन रहा है तो वायर तो बड़े ब्लूम से और बीम से बनता है ना, मतलब बड़े बड़े लोहे के स्ट्रक्चर से उसको पतला करके निकाला जाता है ना। किसी प्लेट्स बनानी है, चादर आती है ना लोहे की, तो वो बड़ा रहता है ना, उसको परमानेंट क्या किया जाता है, चेंज किया जाता है, तब तो पतला चादर बन के निकलता है। चादर देखियो ना, स्टील, ध्यान देना। सो ट्रू स्ट्रेस इज ऑल्सो कॉल्ड फ्लो स्ट्रेस, फ्लो स्ट्रेस भी बोला जाता है। ये तो दिखता नहीं है यार, ध्यान देना, ये हमारे काम का है ही नहीं। इसमें ट्रू स्ट्रेस, ट्रू स्ट्रेन बहुत कुछ होता है, ये हमारे काम का नहीं है, ध्यान देना। लेकिन एग्जाम में पूछ लिया था, ध्यान देना। ये कैसे निकाला जाता है, ध्यान दो। इंस्टेंटेनियस, यही पूछा है बस, इंस्टेंटेनियस रेजिस्टिंग फोर्स, इंस्टेंटेनियस रेजिस्टिंग फोर्स अपॉन इंस्टेंटेनियस रेजिस्टिंग एरिया। अभी जब इंजीनियरिंग स्ट्रेस देख रहे थे हम लोग, तो बस ये लिखा था ना, रेजिस्टिंग फोर्स अपॉन रेजिस्टिंग एरिया। इसमें एक इंस्टेंटेनियस वाला टर्म यूज हो गया। इंस्टेंटेनियस दैट मींस एट अ टाइम कितना लोड लग रहा है बॉडी पे। रेजिस्टिंग फोर्स मतलब अप्लाइड फोर्स ही ना, ये तो समझा दिया ना। रेजिस्टिंग फोर्स मतलब अप्लाइड फोर्स, जितना अप्लाइड उतना ही तो रेजिस्टिंग फोर्स होगा। तो एट अ टाइम, जैसे उसमें मैं कंप्रेसिव लोड लगा रहा और ये चेंज होते जा रहा, इसका लेंथ कम होते जा रहा और ये वाला एरिया जो लेटरल डायमेंशन है वो बढ़ता जा रहा। तो जैसे जैसे मैं लगाऊंगा, अभी मैं मान के चलो 10 न्यूटन पे हूँ, इनिशियली मैं 10 न्यूटन से चालू किया था, अब मैं 20 न्यूटन पे हूँ, अब मैं 30 न्यूटन पे हूँ, तो एरिया भी तो चेंज होते जाएगा। सो 30 न्यूटन पे क्या एरिया है, वो उसका ट्रू स्ट्रेस दे देगा। 40 न्यूटन पे क्या एरिया है, एरिया भी चेंज कर रहे हैं, तो उसका ट्रू स्ट्रेस दे देगा। एट अ पर्टिकुलर टाइम कितना लोड है और उसी टाइम में कितना एरिया है, तो आपको क्या देगा, हमेशा ट्रू स्ट्रेस देगा। तो ये हमारे को काम ही नहीं करना है, ठीक है। ये एग्जाम में पूछ लिया गया है कि जो ट्रू स्ट्रेस होता है वो क्या होता है, इंस्टेंटेनियस रेजिस्टिंग फोर्स अपॉन इंस्टेंटेनियस रेजिस्टिंग एरिया, ठीक है जी। बस इतना ही समझना। इधर आओ, इंजीनियरिंग स्ट्रेस की अगर हम बात करें, यही कहानी, इसी की कहानी थी, यही बार लग रहा था, ये लोड लग रहा था। तो आपको जितना लोड बता दिया गया है, ध्यान देना, आपको जितना लोड बता दिया है, सपोज 40 न्यूटन का लोड आपको बताया जा रहा है और डायमीटर आपको दे दिया गया, मान के चलिए 30 mm का, तो वहां से आप एरिया निकाल लेंगे, है ना। ध्यान देना, ये हमारे काम का नहीं, हमारे काम का इंजीनियरिंग स्ट्रेस। इंजीनियरिंग स्ट्रेस में क्या करना है, स्ट्रेस जो निकालना है, जैसे जो आपको मैंने बताया था, रेजिस्टिंग फोर्स आपने कितना दिया हुआ है, मतलब रेजिस्टिंग फोर्स तो नहीं देता, ऑब्वियस सी बात, हमेशा क्या देता है, अप्लाइड फोर्स। लेकिन हमको मालूम ही तो है कि रेजिस्टिंग फोर्स ही क्या होता है, अप्लाइड फोर्स के बराबर होता है। ये मैंने आपको समझाया है अभी, अपॉन रेजिस्टिंग एरिया। और जो रेजिस्टिंग एरिया है, वो रेजिस्टिंग एरिया कौन सा एरिया लेना है, ओरिजिनल एरिया। दैट मीन्स इंजीनियरिंग स्ट्रेस में हमको कुछ करना ही नहीं है, जितना लोड दे रखा है यार, सीधी सीधी बात, और जितना आपके पास एरिया दे रखा है, डायमीटर देता है तो हम एरिया निकाल लेंगे, कभी कभी डायरेक्ट एरिया दे देता है। एरिया डायमीटर 30 mm, ये 30 mm, तो एरिया किस में आएगा, mm में, क्यों mm में आएगा ना, mm स्क्वायर, दैट मीन्स न्यूटन पर स्क्वायर, ठीक है। इंजीनियरिंग स्ट्रेस कुछ नहीं करना है, जितना लोड दे रखा है डिवाइड बाय जितना उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है। कुछ करना है कैसे, कुछ नहीं करना है। आपको पता होना चाहिए कि जो इंजीनियरिंग स्ट्रेस निकाला जाता है वो हम कहाँ पर निकाल रहे हैं, इलास्टिक लिमिट तक, है ना, इलास्टिक लिमिट तक। मॉस में तो हमको पूरा जो लोड है वो इलास्टिक लिमिट तक ही होगा। दैट मीन्स इलास्टिक लिमिट है, दैट मीन्स कौन सा डिफॉर्मेशन है, वहां कौन सा डिफॉर्मेशन था, परमानेंट। यहां पर कैसा है, टेम्पररी डिफॉर्मेशन है। दैट मीन्स लोड को हम रिमूव करेंगे तो वो जो बॉडी अपने ओरिजिनल शेप को क्या कर लेगा, रिगेन कर लेगा, यहां पर मॉस में, ध्यान देना। इसको फर्दर हम क्लासीफाई करेंगे, पूरे मॉस में, पूरे एफएम में सिर्फ 2 ही स्ट्रेस है, मैं फिर से बता रहा हूँ, सिर्फ 2 ही स्ट्रेस है, कोई कंफ्यूज होना ही नहीं है। 2 ही स्ट्रेस है, वो है, पहला है नॉर्मल स्ट्रेस और दूसरा है शियर स्ट्रेस, दैट्स ऑल। इसका सब क्लासिफिकेशन हम देख रहे हैं, शियर स्ट्रेस खत्म। पूरे मॉस में, पूरे फ्लूइड मैकेनिक्स में 2 ही स्ट्रेस, कहीं पर भी चल जाओ यार, आरसीसी कहीं पर भी चले जाओ, 2 ही स्ट्रेस है। पहला क्या है, नॉर्मल, और दूसरा क्या, शियर। ये जो नॉर्मल और शियर जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो लगेगा जब मैं बात कर रहा हूं, ये डायरेक्ट लोड जब लग रहा हो बॉडी पे, डायरेक्ट लोड, डायरेक्ट लोडिंग पे बात कर रहा हूं। आपको अभी पता चला है कि स्ट्रेस जो है इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स है। जबरदस्ती का कोई रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप नहीं होता ना, जब तक क्या ना लगा हो, लोड ना लगा हो।
तो जब बॉडी पे डायरेक्ट लोड लग रहा है तो नॉर्मल स्ट्रेस जनरेट हो रहा है और शियर स्ट्रेस जनरेट हो रहा है। अब ये डायरेक्ट लोड कैसे लग रहा है तो नॉर्मल स्ट्रेस जनरेट होगा, डायरेक्ट लोड कैसे लगेगा तो शियर स्ट्रेस जनरेट होगा, इसको समझना है। डायरेक्ट लोडिंग लग रहा है, एक इनडायरेक्ट स्ट्रेस भी होगा, ये दोनों को हम बोलते हैं डायरेक्ट स्ट्रेस बोल देते हैं, नॉर्मल और शियर को डायरेक्ट बोल देते हैं। क्यों डायरेक्ट बोल देते हैं? क्योंकि उसमें डायरेक्ट लोडिंग आपको दिखता है। अभी हम जब बेंडिंग पढ़ेंगे, अभी आपको समझाऊंगा आज ही, बेंडिंग और जब हम टॉर्जन पढ़ेंगे तो वहां पर डायरेक्ट लोडिंग नहीं दिखता है आपको, है। अभी समझाता हूँ, ध्यान देना। डायरेक्ट लोडिंग कैसा, ध्यान दो। नॉर्मल स्ट्रेस कैसे जनरेट होता है वो ध्यान देना। देखो, नॉर्मल स्ट्रेस में भी 2 क्लासिफिकेशन है, या फिर टेंसाइल या फिर क्या, कंप्रेसिव। इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा, ध्यान देना, ध्यान दो। नॉर्मल स्ट्रेस कब जनरेट होगा, आराम समझना। नॉर्मल स्ट्रेस कब जनरेट होगा? ये सपोज कोई बार है, इधर देखना, ये कोई बार है, ये इसका एक्सिस है, एक्सिस है। नॉर्मल स्ट्रेस कब जनरेट होगा? जब लोड जो है वो कहां पर कैसे होगा? क्रॉस सेक्शन, ये क्रॉस सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन का क्या होगा? नॉर्मल। नॉर्मल मतलब 90 डिग्री। नॉर्मल स्ट्रेस कब जनरेट होगा? जब आपके पास जो फोर्स लगेगा वो क्रॉस सेक्शन के कैसा होगा? नॉर्मल। समझ रहे हो? नॉर्मल मतलब 90 डिग्री। तो ये जो टेंसाइल वाला फोर्स है और ये जो कंप्रेसिव वाला फोर्स है वो क्या क्रॉस सेक्शन के नॉर्मल है? क्रॉस सेक्शन कैसा है? नॉर्मल। अरे है कि नहीं? ध्यान देना। इसको हम ये जो फोर्स लग रहा है, टेंसाइल फोर्स और कंप्रेसिव फोर्स, वो किसी कैटेगरी में आएगा? नॉर्मल स्ट्रेस। ध्यान देना। इसी को हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल स्ट्रेस को ही हम क्या बोलते हैं? एक्सियल स्ट्रेस। कभी कभी भी टर्म आ जाता है, एक्सियल स्ट्रेस। एक्सियल स्ट्रेस क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो लोड लग रहा है वो कहां पर लग रहा है? कहां पर लग रहा है? एक्सिस पे लग रहा है यार। लोड ऑलवेज कहां पर लग रहा है? एक्सिस पे। चाहे वो टेंसाइल हो चाहे वो कंप्रेसिव, लोड कहां पर लग रहा है? एक्सिस पे। इसको हम डायरेक्ट स्ट्रेस, कहीं कहीं पर यूज होता है टर्म डायरेक्ट स्ट्रेस। तो जो डायरेक्ट स्ट्रेस होगा, एक्सियल स्ट्रेस होगा। डायरेक्ट स्ट्रेस मतलब डायरेक्ट लोडिंग से जो आ रहा है, टेंसाइल या फिर क्या, कंप्रेसिव। सो टेंसाइल स्ट्रेस को हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस और कंप्रेसिव स्ट्रेस को हम नॉर्मल स्ट्रेस बोलते हैं। टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेस को क्या बोलते हैं? एक्सियल स्ट्रेस बोलते हैं। टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेस को क्या बोलते हैं? हम डायरेक्ट स्ट्रेस बोलते हैं। समझ रहे मेरी बात? तो जब कभी भी किसी भी बार में, किसी भी बॉडी में क्रॉस सेक्शन के नॉर्मल लोड लगेगा, क्रॉस सेक्शन के नॉर्मल लोड लगेगा, तो स्ट्रेस कौन सा जनरेट होगा? नॉर्मल। ये जो लोड है ये आपको ध्यान रखना है, और आपको हमेशा जो लोड है वो कहां पर दिखता है? एक्सिस पे दिखता है। तो इसी लोड के कारण जो स्ट्रेस जनरेट होगा उसको हम क्या बोल सकते हैं? एक्सियल स्ट्रेस। बिकॉज जो लोड लग रहा है वो एक्सिस पे लग रहा, तो इसी हम लोड को क्या बोल सकते हैं? कि एक्सियल लोड है। तो एक्सियल लोड, ये लोड कैसा है? नॉर्मल लोड है। तो नॉर्मल लोड है तो स्ट्रेस कैसे जनरेट होगा? नॉर्मल स्ट्रेस। ये लोड एक्सिस पे लग रहा है, इसको इसलिए मैं इसको बोल सकता हूं एक्सियल लोड। तो एक्सियल लोड है तो स्ट्रेस कैसे जनरेट होगा? एक्सियल स्ट्रेस। ये डायरेक्ट लग रहा बॉडी पे, तो ये डायरेक्ट लोड है, तो डायरेक्ट लोड है तो स्ट्रेस कैसे जनरेट होगा? डायरेक्ट स्ट्रेस जनरेट होगा। जैसा लोड वैसा स्ट्रेस। नॉर्मल लोड नॉर्मल स्ट्रेस, एक्सियल लोड एक्सियल स्ट्रेस, डायरेक्ट लोड डायरेक्ट स्ट्रेस। और ये क्या हो सकते हैं? 2 टाइप के हो सकते हैं, टेंसाइल और कंप्रेसिव। टेंसाइल लोड जो है, टेंसाइल लोड होने के कारण बॉडी एलोंगेट होता है, तो उसके कारण जो स्ट्रेस जनरेट होता है, टेंसाइल लोड लगने के कारण टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट होता है, और ये बॉडी एलोंगेट होता है, इसलिए ऑलवेज क्या लिया जाता है इसको? पॉजिटिव। कंप्रेसिव लोड लगने के कारण जो स्ट्रेस जनरेट होता है वो कंप्रेसिव स्ट्रेस जनरेट होता है, और ये बॉडी को कॉन्ट्रैक्ट करता है, छोटा करता है, इसलिए ऑलवेज इसको क्या लिया जाता है? निगेटिव। ठीक है जी। सो सीधा सीधा है, बॉडी में या फिर टेंसाइल लोड लगेगा या फिर क्या लगेगा? कंप्रेसिव। तो ये जो टेंसाइल और कंप्रेसिव लोड लगेगा वो कौन सा स्ट्रेस कहलाएगा? नॉर्मल स्ट्रेस। या फिर उसी को हम क्या बोलेंगे? एक्सियल। या फिर उसी को क्या बोलेंगे? डायरेक्ट। अब समझिए, ये तो समझ में आ गया कि नॉर्मल स्ट्रेस कब आएगा, या फिर टेंसाइल फोर्स लगेगा और या फिर कंप्रेसिव फोर्स लगेगा, तो स्ट्रेस कौन सा जनरेट होगा? नॉर्मल। अब समझते हैं कि बॉडी में शियर स्ट्रेस कब जनरेट होगा। तो शियर स्ट्रेस कब जनरेट होगा? लोडिंग से खेलना है, लोडिंग से। ध्यान देना, इधर देखो, ये आपके पास कोई बॉडी है सपोज, इसको मैं रिजिडली फिक्स कर रहा, इससे ज्यादा समझ में आता है, ध्यान देना। ये बॉडी जो है, कोई भी बॉडी या फिर 2 डायमेंशनल बॉडी है, ध्यान देना, इसको मैं रिजिडली फिक्स कर रहा, 2 डायमेंशनल हो या फिर 3 डायमेंशनल, कोई इससे मैटर नहीं करता, ध्यान देना। इसको मैंने रिजिडली फिक्स कर दिया। अब मैं फोर्स लगा रहा हूं, यहां पर भी फोर्स लगा रहा था, यहां पर भी फोर्स लगा रहा था, यहां पर एक्सिस में फोर्स लगा रहा था, यहां पर भी एक्सिस में फोर्स लगा रहा था, यहां पर टेंसाइल नेचर का फोर्स लगा रहा था, यहां पर कंप्रेसिव नेचर का फोर्स लगा रहा हूं। लोड लगाने से, फोर्स लगाने से स्ट्रेस आता है, स्ट्रेस चाहिए, शियर स्ट्रेस। तो यहां पर क्या लगाना पड़ेगा? पहले लोड। अब वो लोड कैसा लगेगा तो शियर स्ट्रेस आएगा, और डायरेक्ट लोड लगाना है, ध्यान देना। इधर देखो,
ऐसा लोड लगा हुआ तो ये कौन सा हो जाएगा, कंप्रेसिव, और ये नॉर्मल स्ट्रेस कहलाने लगेगा, तो ऐसा लोड नहीं लगेगा। ध्यान देना, जो लोड लगेगा, थोड़ा इसको अगर 3D में अगर हम देखना चाहें, जो लोड लगेगा वो लोड लगता है, ये जो ये आपके पास सरफेस है, ये जो सरफेस है, सरफेस उसके क्या लगता है, पैरेलल। लोड कैसे लगेगा, सरफेस के पैरेलल। ये जैसे ये आपके पास बॉडी है, अगर ऐसे फोर्स लगाऊंगा तो ये नॉर्मल हो गया, ये सरफेस के नॉर्मल 90 डिग्री है ना। अब लोड जो लग रहा है, ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये जो लोड है, ये लोड है, ये लगा रहा तो क्या हो जा रहा, नॉर्मल। इस सरफेस के अब जब मैं लगा रहा तो सर ये सरफेस है, उसको कैसा लग रहा, पैरेलल। ये जो लोड है सरफेस का कैसा है, पैरेलल, ये तो पैरेलल है। इज आल्सो कॉल्ड टेंजेंशियल, टेंजेंट है, ये परपेंडिकुलर है, ये क्या है, टेंजेंट। लोड को क्या बोल रहे हैं, लोड को क्या बोल रहे हैं, पैरेलल टू दी सरफेस और टेंजेंट टू दी सरफेस। इसीलिए इसको नाम क्या बोलेंगे अपन, ये जो लोड है वो टेंजेंशियल होगा क्रॉस सेक्शन के, या फिर क्या होगा, सॉरी टेंजेंट होगा, है कि नहीं है, ध्यान देना। अब थोड़ा डेफिनेशन समझो, पहले तो लोड को हम समझ रहे हैं, डेफिनेशन भी समझाऊंगा शियर स्ट्रेस का। ये जो लोड लग रहा है वो क्रॉस सेक्शन के कैसा लग रहा है, टेंजेंट, इसलिए इसको टेंजेंशियल स्ट्रेस भी बोलते हैं। टेंजेंट लोड लगता है तो स्ट्रेस कैसा जनरेट होगा, टेंजेंशियल स्ट्रेस, समझ रहे हो। और शियर स्ट्रेस को कैसे डिफाइन करते हैं, ध्यान देना, इस लोड को हम शियर लोड वो बोल देते हैं, ध्यान देना, पहले समझो इस बात को। ये जो लोड लग रहा है वो सरफेस के कैसा लग रहा है, पैरेलल, पैरेलल टू दी सरफेस, और आपको दिख भी रहे, उसी को पैरेलल बोल दो या फिर टेंजेंट टू दी सरफेस। मॉस में जितने भी लोड लगेंगे वो बॉडी फोर्स थोड़ी ना है, बॉडी फोर्स मतलब खुद का वेट, दे ऑल आर दी, जितने भी लोड है वो सरफेस लोड है, मतलब सरफेस पे लगते हैं, क्रॉस सेक्शन पे लोड लगते हैं। मॉस में जितने भी लोड लगते हैं वो कहां पर लगते हैं, क्रॉस सेक्शन पे, सरफेस पे लगते हैं, ध्यान देना। शियर स्ट्रेस कैसे जनरेट होगा, इसको टाउ से डिनोट करते हैं शियर स्ट्रेस को। नॉर्मल स्ट्रेस जो भी है होगा टेंसाइल कंप्रेसिव, इसको किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा से, ध्यान देना। तो नॉर्मल स्ट्रेस कैसे जनरेट होता है, जब लोड एक्सिस पे लगे, चाहे वो टेंसाइल हो चाहे वो क्या हो, कंप्रेसिव हो, तब नॉर्मल स्ट्रेस जनरेट होता है। शियर स्ट्रेस कैसे जनरेट होता है, तो ध्यान देना, इसको समझो बात को। ये अप्लाइड लोड है, ये एक्सटर्नल लोड है, कैसे लगा है बॉडी पे, तो बॉडी के सरफेस के पैरेलल लगा है, बॉडी के सरफेस के टेंजेंट लगा है। जब यहां लोड लगाएंगे तो यहां पर मैंने क्या रखा है, क्या करके रखा है, फिक्स करके रखा है। किसी भी चीज को फिक्स क्यों किया जाता है, मन करता है इसलिए करते हैं, सपोर्ट देने के लिए। सपोर्ट देना मतलब क्या, अगर सिस्टम में अगर कोई फोर्स लग रहा है, सिस्टम क्या है सर, अरे जिस भी बॉडी को एनालिसिस करते हैं दिस कॉल्ड सिस्टम, है ना। किसी भी बॉडी पे को सपोर्ट अगर हमने दिया है, सपोर्ट इसलिए दिया गया है ताकि इस पे कोई भी फोर्स लगे तो उसको ये क्या कर सके, अपोज कर सके। इसमें फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, दैट मीन्स ये बॉडी को इस डायरेक्शन में ले जाना चाह रहा है, तो ये जो सपोर्ट है, जो फोर्स रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप करेगा, है ना, रिएक्शन फोर्स डेवलप करेगा, वो ऑलवेज इस फोर्स के क्या होगा, अपोजिट, और ऑलवेज पैरेलल होगा, ध्यान देना। तो ये जनरेट हो रहा है, और ये क्या बोलते हैं, आपने अप्लाइड लगाया है कि नहीं है। और सपोज मान के चलो अभी आपने ये जो फोर्स लगाया है वो 20 न्यूटन का लगाया है, और ये रजिस्ट कर सकता है 1000 न्यूटन। तो ये जो रजिस्टिंग फोर्स 1000 न्यूटन का लगाएगा कि 500 का लगाएगा कि 30 का लगाएगा कि 20 का लगाएगा, 20 का ही लगाएगा, बता दिया ना। इसके पास 1000 न्यूटन तक को रजिस्ट भी करने की शक्ति हो, लेकिन ये दिखाता नहीं है, शो ऑफ नहीं करता, जो बॉडी का जो स्ट्रेंथ रहता है। 20 का अगर आप लाइट फोर्स आप लगा रहे तो ये भी 20 का लगाएगा, लेकिन इक्वल लगाएगा और क्या लगाएगा, अपोजिट। तो कैसे डिफाइन किया जाता है शियर स्ट्रेस, डायरेक्ट शियर कब आता है, बीम में भी शियर स्ट्रेस आता है, टॉर्जन में भी शियर आता है, लेकिन उसको हम डायरेक्ट शियर नहीं बोलते हैं। डायरेक्ट शियर बोलेंगे जब ऐसा लोड लग के शियर आएगा बॉडी में। अब ये जो लोड लगेगा जो उसमें बॉडी में स्ट्रेस जनरेट होगा, इसको शियर स्ट्रेस। तो कैसे डिफाइन करना है, ध्यान देना। डायरेक्ट शियर को कैसे डिफाइन करते हैं, जब भी किसी बॉडी पे दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स उस बॉडी के पैरेलल या फिर टेंजेंशियली एक्ट करते हैं, जब भी किसी बॉडी के सरफेस पे दो इक्वल अपोजिट, जब भी किसी बॉडी पे दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स टेंजेंशियली और पैरेलली एक्ट करते हैं, तो उसमें जो स्ट्रेस जनरेट होता है बॉडी पे, वो स्ट्रेस क्या कहलाता है, शियर स्ट्रेस या फिर डायरेक्ट शियर। बीम में भी लोड लगेगा, यूडीएल, यूवीएल मूवमेंट, उसके कारण भी शियर जनरेट होगा बीम में भी, लेकिन वो डायरेक्ट लोड नहीं लग रहा ना, पैरेलल।
बॉडी में पैरेलल लोड लग रहा है क्या, लेकिन उसके कारण भी शियर जनरेट होगा। तो ये जो शियर आएगा उसको क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट शियर। समझ रहे हो, ये सब डायरेक्ट है। डायरेक्ट नॉर्मल लोड लग रहा तो नॉर्मल स्ट्रेस जनरेट हो रहा, डायरेक्ट शियर लोड लग रहा तो शियर स्ट्रेस जनरेट हो रहा। समझ रहे हैं क्या? फिर से आइए, स्ट्रेस, ट्रू स्ट्रेस हमारे काम का नहीं है। बॉडी जब प्लास्टिक स्टेट में हो, एक्चुअल वैल्यू बतानी हो ट्रू स्ट्रेस की, तो हम बात करते हैं। तो इंस्टेंटेनियस एट अ टाइम कितना लोड लगा है, एट अ टाइम कितना एरिया है, वो हमको स्ट्रेस देता है। हमको मतलब नहीं, एग्जाम में लेकिन ये पूछ लिया गया है। हम जो भी स्ट्रेस मॉस में निकालेंगे वो सब क्या होगा, इंजीनियरिंग स्ट्रेस होगा। उसका और नाम है, नाम से क्या है रखा है, लेकिन देख पता होना चाहिए। पूरे मॉस में, पूरे फ्लूइड मैकेनिक्स में दो ही स्ट्रेस दिखेगा, एक नॉर्मल स्ट्रेस दिखेगा और दूसरा शियर दिखेगा। तो ये सब डायरेक्ट लोडिंग से आ रहे हैं। नॉर्मल लोड इनडायरेक्ट लोडिंग से भी आ सकता है, ध्यान देना। बीम में नॉर्मल लोड ही आएगा, बीम्स के अगर हम बात करेंगे, बीम में जब लोड लगेगा, अलग अलग टाइप का लोड लगेगा, और जब इसको अंदर हम देखेंगे तो उसके अंदर टेंसाइल और कंप्रेसिव भी आएगा। समझ रहे हो? लेकिन बीम में कोई इधर लोड लग रहा है क्या, टेंसाइल लोड, डायरेक्ट लोडिंग लग रहा है क्या टेंसाइल, या डायरेक्ट बीम में कंप्रेसिव लोड लग रहा है क्या? नहीं, डायरेक्ट नहीं लग रहा है। लेकिन बीम में नॉर्मल स्ट्रेस ही जनरेट होता है, अभी हम देखेंगे। समझ रहे हो? बीम में नॉर्मल स्ट्रेस ही जनरेट होता है, लेकिन डायरेक्ट, और नॉर्मल स्ट्रेस मतलब क्या, दिमाग में क्या गया अभी आपको, टेंसाइल या फिर क्या, कंप्रेसिव। सो बीम में टेंसाइल और कंप्रेसिव डायरेक्ट लोड नहीं लगता ना, लेकिन बीम में टेंसाइल स्ट्रेस और कंप्रेसिव स्ट्रेस जनरेट होता है। समझ रहे हो मेरी बात क्या बोलना चाह रहा हूँ? बीम में टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेस जनरेट होता है, लेकिन बीम में टेंसाइल और कंप्रेसिव लोड लगता नहीं है, डायरेक्ट लोड नहीं लगता कि टेंसाइल लोड डायरेक्ट लग रहा, कंप्रेसिव लोड डायरेक्ट लग रहा, तो उससे स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस और कंप्रेसिव स्ट्रेस जनरेट हो रहा। ठीक है, तो ये जितने भी, ये जो नॉर्मल स्ट्रेस बीम में आएगा, इसको हम क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट स्ट्रेसेस। समझ रहे हो मेरी बात? सो दो ही स्ट्रेस है पूरे मॉस, पूरे फ्लूइड मैकेनिक, कहीं पर भी चले जाओ, नॉर्मल और क्या, शियर। सो नॉर्मल हम बात कर रहे हैं कि डायरेक्ट लोडिंग से कैसे लगता है। तो नॉर्मल लोड जो है टेंसाइल या फिर सिर्फ और सिर्फ कंप्रेसिव लोड ऑलवेज कहां पर होना चाहिए, एक्सिस पे। अभी हम धीरे धीरे बात करेंगे, अगर एक्सिस में ना लग के कहीं और लग जाए तो क्या होगा, उसमें हम चर्चा करेंगे, अभी उसको नहीं लेके आ रहा। शियर कब लगेगा, जब जो लोड है वो कैसे लगेगा, बॉडी के पैरेलल लगेगा, या फिर क्या लगेगा, टेंजेंशियल, इज ऑल्सो कॉल्ड टेंजेंशियल। तो डिफाइन कैसे करते हैं, जब भी किसी बॉडी पे दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स पैरेलली और टेंजेंशियली उस बॉडी पे एक्ट करते हैं, तो उस बॉडी में जो स्ट्रेस जनरेट होगा, लोड से तो स्ट्रेस जनरेट होता है, तो उस बॉडी में जो स्ट्रेस जनरेट होगा वो क्या कहलाएगा, शियर स्ट्रेस। अब इसमें हम बात करेंगे, अभी मैं ज़्यादा बता नहीं रहा आपको, इसको लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल शियर स्ट्रेस बोलते हैं, लेकिन ये सब नहीं बता रहा, धीरे धीरे बता रहा हूँ। ठीक है जी। पूरे मॉस में कितना, दो ही स्ट्रेस, नॉर्मल और शियर। नॉर्मल के नाम या के ध्यान रख लेना है, उसको डायरेक्ट भी स्ट्रेस बोलते हैं, उसको एक्सियल स्ट्रेस भी बोलते हैं। शियर स्ट्रेस का एक और नाम ध्यान रख लो यार, टेंजेंशियल स्ट्रेस भी बोलते हैं। ठीक है जी, ठीक है, लिखो इसको।